हाँ जी, वेलकम बैक टू अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंडा। आज का लेक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन आपके सामने है। सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 2021-2022 सीबीएसई ने इश्यू कर दिया है सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसी में आप लोगों का पैटर्न, क्योंकि अभी तक बड़े कंफ्यूजन चल रहे थे एग्जाम कैसे होने वाला है, 90 मिनट में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमसीक्यू का लेवल क्या रहने वाला है, तो वो सारे आपके जो कंफ्यूजन थे वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चालू करते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्क। मैक्सिमम मार्क्स 40। टाइम जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर को देख के, बड़ा अजीब सा डिजाइन लगेगा। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दैम। फर्स्ट पॉइंट, इस क्वेश्चन पेपर में पार्ट्स हैं। अब कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और टोटल 69 क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। पार्ट फर्स्ट इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। पार्ट फर्स्ट जो है वो हर एक कैंडिडेट को अटेम्प्ट करना। जब हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराती थी ऑफलाइन, उसमें भी पार्ट फर्स्ट जो होता था वो हमेशा कंपल्सरी होता था। ठीक है, वो पार्ट ए के नाम से आया करता था। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। बी और सी में चॉइस होती है, तो यहां पर उसको क्या किया उन्होंने? पार्ट सेकंड, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड पार्ट थर्ड, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब ये जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, इसको हम अलग हाईलाइट कर देते हैं। रीजन क्या है? हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम सभी स्कूल्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसी को अडॉप्ट किया हुआ है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप लोगों के नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको? यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो आपको क्या करना है? पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में से एक ही अटेम्प्ट करना। हम कौन सा अटेम्प्ट करेंगे? पार्ट सेकंड अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट वन कंपल्सरी हम लोगों के लिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, देयर इज एन इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में आपको क्या होने वाली? इंटरनल चॉइस भी मिलने वाली। पार्ट वन की बात करते हैं। पार्ट वन कंटेन्स 3 सेक्शन। इसमें 3 सेक्शन आने वाले हैं, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए हैज क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ए में 1 to 18 रहेंगे, सेक्शन बी में। अब देखिए, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो पार्ट वन के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी। तो पार्ट वन के ऊपर ही हमारा डिस्कशन रहेगा। 3 सेक्शन है इसमें, ए, बी एंड सी सेक्शन। क्वेश्चन इसमें रहने वाले 1 to 18। देन सेक्शन बी, इसमें भी आपके क्वेश्चन 18 ही रहने वाले, 19 to 36। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस ईच इन बोथ द सेक्शन। दोनों सेक्शन में से आपको क्या करने हैं? 15 क्वेश्चन ईच अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अभी समझाते हैं इसके बारे में कि क्या क्या है इसमें। चलिए तो समझते हैं पॉइंट नंबर 4 के फर्स्ट पॉइंट को। क्या कह रहा है ये आपको? पार्ट फर्स्ट में सेक्शन है ए बी सी। अब मैं सेक्शन वाइज बात करूं, सेक्शन ए कितने क्वेश्चन बताए इन्होंने? 18 क्वेश्चन रहने वाले। उन 18 क्वेश्चन में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कौन से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आपकी चॉइस। ठीक है, जब आप मूव करेंगे सेक्शन बी में, वहां पर भी आपको एमसीक्यू मिलने वाले कितने? 18। और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस के हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने यही बोला है, पार्ट फर्स्ट कंटेन 3 सेक्शन। इसमें 3 सेक्शन होने वाले हैं, ए बी सी। सेक्शन ए, उसमें 1 to 18 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में
19 से लेके 36, वही अराउंड आपके, अराउंड क्या मतलब वही 18 क्वेश्चन। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी, और आपको 15 क्वेश्चन ईच इन बोथ दी सेक्शन, दोनों सेक्शन में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आगे मूव करते हैं। पार्ट फर्स्ट के अब आ गए हम सेक्शन सी में। हैज क्वेश्चंस फ्रॉम 37 टू 41। इसमें 37 से लेकर आपके 41 तक के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। सेक्शन सी 5 क्वेश्चन होंगे, आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, बहुत क्लियर मेंशन है। 18 है, 15 अटेम्प्ट करने हैं ए में, बी में भी 18 है, 15 अटेम्प्ट करने हैं, सी में आएंगे 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट की बात। पार्ट फर्स्ट में टॉपिक कौन से रहने वाले हैं आपके? तो पार्ट फर्स्ट में आपके टॉपिक रहने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट और इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी अकाउंट का टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर। तो पार्ट फर्स्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। पार्ट सेकंड पे मूव करते हैं। पार्ट सेकंड कंटेन्स 2 सेक्शन, इसमें 2 सेक्शन है, ए एंड बी। सेक्शन ए हैज क्वेश्चन फ्रॉम 42 टू 48। इसमें 42 से लेकर 48 तक क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है आपके अराउंड। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। उसमें से आपको क्या करने हैं? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अराउंड ये हो गए, ठीक है। एंड सेक्शन बी हैज क्वेश्चंस फ्रॉम 49 टू 45। इसमें 49 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6, और इसमें से आपको क्या करने हैं? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो जो आपको इन्होंने बोला है सेक्शन ए में क्वेश्चन फ्रॉम 42 टू 48, 7 क्वेश्चन में से या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, और सेक्शन बी की बात करेंगे तो उसमें आपके पास 49 से 55 तक आपके पास अगेन 7 क्वेश्चन है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6, उस 7 में से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड खैर हमारे किसी काम का नहीं है, यही हमने पढ़ा है यहाँ पर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला है, तो इसको तो अभी हम फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स रहने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने कोई गलती से क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया तो उसकी कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिलने वाली, दैट मींस आपके उसके मार्क्स कटेंगे नहीं। नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम वगैरह जहां होते हैं वहां गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपके मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। नॉर्मली 1/4 रहता है, जो भी वेटेज कैरी होता है उस क्वेश्चन का, उसका 1/4, और कुछ एग्जाम्स में वो 1/3 भी होता है। ठीक है, आप बच गए उससे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिंदास तुक्का लगा सकते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ईच पार्ट। अभी आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उन्होंने बोला कि नहीं आप डरिए मत, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हैं, साथ ही साथ में जहां आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है वहां पे भी बहुत क्लियर मेंशन। पार्ट फर्स्ट क्या है? सेक्शन ए है। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 18 अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको बार बार वो ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, सैंपल पेपर का बेनिफिट यही होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो यही बात इन्होंने पॉइंट नंबर 6 में बोली है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन related to each part and subdivisions, that means section, is mentioned clearly before the question. क्वेश्चन से पहले आपके पास वो क्लियरली मेंशन है इंस्ट्रक्शन। कैंडिडेट शुड रीड देम thoroughly and attempt accordingly। तो आपको वो ढंग से पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब आज वाला जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? हम करेंगे पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए। कितने क्वेश्चन है सेक्शन ए में? सेक्शन ए में क्वेश्चन रहेंगे 1 टू 18, 1 से 18। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 50। वही आपकी ओएमआर शीट रहने वाली है। आपको क्या करना है? बस जो भी आपको लग रहा है ए बी सी डी, वो आपको राउंड वो गोले बनाने वाला है। आपने किए होंगे पहले भी, कभी नहीं किए होंगे तो कुछ नहीं है, पेंसिल लेनी है और गोले। अब पेंसिल या पेन, इसका इंस्ट्रक्शन आप लोगों को जब एग्जाम के आपके क्या बोलते हैं उनको भाई, परमिशन लेटर, हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मेंशन जरूर हो जाएगा कि उसमें आपको किस पेन का यूज लेना है, पेंसिल का लेना है। नॉर्मली क्या होता है, ब्लैक बॉल पॉइंट का यूज लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम इन सबसे पहले इन 18 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना फर्स्ट टर्म का कोर्स लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया होगा।
तो मैं जो भी क्वेश्चन अब सॉल्व करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पार्टनरशिप के ही हैं या पार्टनरशिप में भी ये फंडामेंटल के चेंज, मिक्सअप क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता जाऊंगा, पढ़े भी होंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारे तो अभी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप मेरे चैनल पे जो मेरे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अपलोड हुए आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन at the time of change in profit sharing ratio of existing partner is shared by। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। कहां से? चेंज इन प्रॉफिट रेशियो चैप्टर में भी है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। ठीक है, तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है और उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कब? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। शेयर्ड बाय, तो वो कौन शेयर करते हैं? पहला। वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और जब एडमिशन होता है किसी नए पार्टनर को, आप एडमिट करते हैं, तो उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को कौन कौन शेयर करते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में किसमें शेयर किया जाता है, और एडमिशन के केस में किन पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं बात करूं चेंज इन पीएसआर की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। सपोज 3 पार्टनर थे, एबीसी, रेशियो था 3:2:1। किसी भी रीजन से लड़ाई हुई और रेशियो चेंज हो गया, 1:1 हो चुका है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब रेशियो चेंज होगा, इसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं और नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा कब कब होगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में होगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में होगा, रिटायरमेंट में होगा, डेथ। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एसेट और लायबिलिटीज में जब रिवैल्यूएशन करोगे, तो रिवैल्यूएशन की वजह से या तो कुछ लॉस होगा या कुछ प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब रिवैल्यूएशन पे लॉस या प्रॉफिट होता है, तो आप कौन से पार्टनर में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो जाहिर सी बात है ये सारी एसेट और लायबिलिटीज आपकी पास्ट से रिलेटेड है, और पास्ट में आपके रेशियो क्या चल रहे थे? 3:1। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ए बी सी। इसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑल पार्टनर्स। तो वेदर प्रॉफिट और लॉस, इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। एबीसी में 3:1 में आप क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो बात हो गई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, अगर रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ए बी पार्टनर, सपोज रेशियो 3:2, सी एंटर हुआ और ये थे आपके ओल्ड रेशियो, और सपोज आपके पास न्यू रेशियो भी है 3:2:1। अगेन आप क्या करेंगे? अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने वाले हैं। जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो क्या चांसेस है? तो लॉस या प्रॉफिट दोनों चांसेस हैं। अब लॉस या प्रॉफिट दोनों चांसेस हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या नए पार्टनर को प्रॉफिट में कुछ शेयर मिलेगा, या फिर नए पार्टनर को वो लॉस झेलना पड़ेगा जो रिवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं। अगेन रीजन वही, एसेट और लायबिलिटीज रिलेटेड टू पास्ट है। तो पास्ट में पार्टनर कौन थे? ए एंड बी। तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में पार्टनर्स चेंज नहीं हो रहे, उनकी सिर्फ रेशियो चेंज हो रही है, इसलिए सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस भी झेलना पड़ेगा। लेकिन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एक नया पार्टनर आ रहा है, पार्टनर्स ही कहीं ना कहीं, पहले 2 पार्टनर थे, पार्टनर 3 हो गए, तो कंफ्यूजन है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? हमेशा होता है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो इसके हिसाब से अगर हम इसका आंसर देखें, तो फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट है वो तो पहले ही गलत हो गया। इन रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर का क्या मतलब? चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के केस में सभी पार्टनर रिमेनिंग है, पहले भी वही पार्टनर थे, अभी भी वही पार्टनर है, तो ये सीधे ही कैंसिल हो गए।
और एडमिशन का बोल रहा है ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडमिशन का ऑल पार्टनर, नए पार्टनर को ना तो प्रॉफिट मिलेगा ना उसको लॉस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत। भी बोल रहा है ऑल पार्टनर्स, जब चेंज इन प्रॉफिटिंग रेशियो होगा तो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोग सीख के आए हैं, यही आपका सही हो गया है। तो बात यही खत्म करते हैं। ये वाला था आपका गलत और ये था आपका सही, ठीक है। बाकी न्यू पार्टनर, अब चेंज इन प्रॉफिटिंग रेशियो में नया पार्टनर कौन होगा? पार्टनर तो चेंज हो ही नहीं रहे, तो चेंज इन प्रॉफिटिंग रेशियो में न्यू पार्टनर कौन होगा? कोई नहीं होगा, सभी पार्टनर ओल्ड होंगे, तो गलत हो गया। और क्या हम एडमिशन में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस सभी पार्टनर्स को देते? नहीं, नए पार्टनर को नहीं देते, छोड़ दो, ये भी गलत है। डी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका काम आता है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगेन कोई मतलब नहीं, हमें वैसे भी सही ऑप्शन मिल चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशूड 40 शेयर ऑफ 10। कोई कंपनी है अभिजीत लिमिटेड, उसने इक्विटी शेयर इशू किया है ऑफ रुपीज 10 ये 10 रुपीज क्या होता है उसकी फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। हम शेयर्स जब इशू करते हैं पब्लिक में तो दो तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। तीसरा तरीका भी हुआ करता था एट डिस्काउंट, लेकिन कंपनीज एक्ट ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, डिस्काउंट पे आप अपने शेयर इशू नहीं कर सकते हैं पब्लिक को, ठीक है। तो इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है एट ए प्रीमियम ऑफ 40 रुपए प्रीमियम पे आपने इशू कर दिया। अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करें तो ठीक है भाई, फेस वैल्यू हमें पता चल गई है 10 रुपीज, प्रीमियम है 40%। ये किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो आपका 10 रुपीज का 40%, जिसे आप बोल सकते हैं ₹4। दैट मीन्स अगर मेरे से कोई पूछे बताओ इशू प्राइस कितनी है शेयर की, तो मेरा जवाब होगा 40 रुपीज। हमने हमारा शेयर मार्केट में 14 रुपीज में क्या किया है? इशू किया, ठीक है। पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3। पेमेंट कैसे होना है? 3 ऑन एप्लीकेशन है, 5 ऑन अलॉटमेंट है, ऑन फर्स्ट कॉल 2 है। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था सेकंड एंड फाइनल कॉल का फिगर निकालो। अभी क्या होती है, देखो आपका जब शेयर इशू किया जाता है तो हमने पढ़ा है कि कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाए जा सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट को नाम दिया जाता है एप्लीकेशन, सेकंड को अलॉटमेंट, नेक्स्ट को फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट को सेकंड कॉल, आगे और भी कॉल्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला सेकंड एंड फाइनल, इसका फिगर बताओ। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। टोटल अमाउंट कितना आने वाला है? 40। उसमें से एप्लीकेशन पे कितना आ गया? 3 एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें से अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है? अलॉटमेंट पे आ रहा है आपका 4 रुपीज, ये हो गया आपका अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला फर्स्ट कॉल पे कितना आ रहा है? फर्स्ट कॉल पे आ रहा है आपका 2 रुपीज। तो बचा क्या आपके पास? सेकंड कॉल या फाइनल कॉल? तो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2, ऐसा ही बोला इन्होंने। 3 प्लस 5, अच्छा 5 नहीं है 4 है, अलॉटमेंट पे 5 दे रहा है। यहाँ एक गड़बड़ी हुई, वो देख लेते हैं क्या है। अलॉटमेंट पे इन्होंने फिगर दिया है कितना? 5 रुपीज। तो 3 प्लस 5 हो गया 8, 8 प्लस 2 हो गया 10। तो 14 में से 10 आ चुका है, तो सेकंड कॉल के लिए कितना बचा है? 4 रुपीज। तो आपका आंसर हो जाएगा अगेन इसमें बी, सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4। यही आपसे क्वेश्चन में डिमांड किया, ठीक है। इजी, आगे कंटिन्यू करते हैं। अनीश लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर। अनीश लिमिटेड है, कंपनी है, शेयर इशू कर रही है। शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर, 2000 शेयर इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 3000 शेयर। अब डिमांड आ गई 3000 शेयर। आपने टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन भी पढ़े। एक तो था फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? आपने 2000 शेयर मार्केट में इशू किए और आपके पास डिमांड भी कितने की आ गई? 2000 की। ये हो गया फुली सब्सक्राइब, डन। लेकिन कई बार शेयर्स की डिमांड इतनी होती है मार्केट में कि बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो डिमांड और सप्लाई में गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी हो जाती है?
आपके पास अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर अगर इस एग्जांपल की बात करें तो 2000 शेयर, लेकिन डिमांड कितने की आ गई? 3000 शेयर की। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे नाम देते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो गया, ज्यादा डिमांड, ठीक है। अब जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आप 3000 शेयर्स तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास देने के लिए कितने, सिर्फ 2000। तो या तो हम एक्स्ट्रा शेयर्स को रिजेक्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन फॉर्म आए उनको रिजेक्ट कर देंगे, 2000 भी रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ को रिजेक्ट कर सकते हैं और कुछ को प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर सकते हैं। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है? किसी ने अगर 500 मांगे तो 500 मत, कुछ कम दे दो, 400 दे दो, 300 दे दो, वो एक प्रोपोर्शन सेट कर लिया, उसे बोलते हैं प्रोरेटा बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ है, 3000 शेयर एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रोरेटा आपने क्या कर दिया? अलॉटमेंट कर दिया टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर। अब इसका मतलब क्या? एप्लीकेशन तो रिसीव हो गई है आपके पास 3000 की, आपने शेयर इशू किए थे, ये शेयर आपने इशू किए हैं, इशू कितने किए हैं? 2000 शेयर इशू किए। अब इन्होंने बोला कि 2400 डिमांड करने वालों को, जिन्होंने 24 शेयर के लिए अप्लाई किया है, उन्हें हम शेयर अलॉट करेंगे। बट कितने अलॉट करेंगे? आपके पास तो है 2000 शेयर। इसका मतलब जो बाकी 600 फॉर्म बच गए, क्या उनको देने के लिए आपके पास शेयर बचे हैं? बिल्कुल नहीं बचे। इनका तो अमाउंट हो जाएगा रिफंड, इनको इनका एप्लीकेशन का अमाउंट हम रिफंड कर देंगे, पैसे वापस कर देंगे, ठीक है। और ये होता है आपका प्रो डेटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड, अब ध्रुव को 40 शेयर अलॉट हुए, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से जो होगा, पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि ध्रुव कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ये दो कैटेगरी, फर्स्ट और सेकंड। क्या ध्रुव सेकंड कैटेगरी से हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां तो शेयर अलॉट ही नहीं हुए। शेयर अलॉट कौन सी कैटेगरी में हुए? फर्स्ट कैटेगरी में। कितने मांगने वालों को? 2400 मांगने वालों को कितने अलॉट किए आपने? 2000 शेयर अलॉट किए। तो क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मेनी शेयर ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। ध्रुव ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये प्रपोर्शन है, 2400 वालों को आपने कितना दिया है? 2000। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बताऊं, एक लाइन खींच दीजिए, इनटू कितने शेयर्स दे रखे हैं आपको ध्रुव के? 40 शेयर्स दे रखे। ये 40 शेयर अलॉटेड है या अप्लाइड है? तो उन्होंने बोला है हैज बीन अलॉटेड, ये अलॉटेड, ठीक है जी, ये अलॉटेड है। तो ध्रुव जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके अलॉटेड शेयर कितने हैं? 2000, वो यहाँ आप नीचे रख दीजिए, ठीक है, 2000। और जो अप्लाइड है उसको ऊपर रख दीजिए। यानी कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में आपको अलॉटेड की इंफॉर्मेशन दी है, तो आप डिवाइड भी किससे करेंगे? अलॉटेड से। याद रखने का एक तरीका बताऊंगा, ठीक है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया होता कि ध्रुव हु है अप्लाइड फॉर, अगर अप्लाइड होता तो हम यहाँ पर अप्लाइड रखते, यहाँ पे भी अप्लाइड रखते और यहाँ अलॉटेड रख देते, ठीक है। फिलहाल तो ये दोनों चीजें सेम है, ये अलॉटेड है तो यहाँ पे भी अलॉटेड है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा उसने अप्लाई किया। 10 से 10 उड़ गया, 20 से 20 हट गया, 2 से ये उड़ा दिया आपने 2, 24 इंटू 2 ये होता है 48। दैट मीन्स उसने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और ये ज्यादा ही आएंगे, जाहिर सी बात है। प्रोरेटा अलॉटमेंट में अप्लाइड ज्यादा के लिए होता है और अलॉट कम। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसमें 48 शेयर के लिए उसने क्या किया था? अप्लाई, ठीक है। चलिए, ये हो चुका है हमारा थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ बोल रहा है अमरीश लिमिटेड ऑफर 2 लाख इक्विटी शेयर। कंपनी है अमरीश लिमिटेड जिसने इश्यू किए 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए वाला एक शेयर है। ये 10 रुपीज होगी उसकी फेस वैल्यू। ऑफ दीज 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब। आपने तो 2 लाख शेयर इशू किए थे मार्केट, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बारी आई तो आपके मार्केट में 1,98,000 शेयर ही क्या हुए हैं? सब्सक्राइब हुए। अब 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन है, एक है आपका फुल सब्सक्रिप्शन, 2 लाख इशू किए, 2 लाख की डिमांड आ गई।
नेक्स्ट है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, आपने 2 लाख शेयर इशू किए, डिमांड 2 लाख से ज्यादा की आ गई, हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। और जो अभी वाला केस है वो हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, डिमांड आपने आपने इशू की थी 2 लाख, लेकिन जो डिमांड आई है वो आई है 1,90,000 शेयर को परचेस करना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन की एक लिमिट भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अभी एक बार बता देता हूँ। आपने जितने शेयर इशू किए एटलीस्ट उसके 90% की एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। तो अगर हो सकता था क्वेश्चन कुछ और पूछ ले कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए यहाँ पर, तो 2 लाख इशू किए हैं, मिनिमम 90% शेयर आपके अप्लाइड होने बहुत जरूरी है। ये हो जाता है आपका कितना, 1,80,000 शेयर। तो कई बार क्वेश्चन आपसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की डिमांड भी कर सकता है, फिलहाल नहीं किया है। अच्छा, अब क्योंकि आपने अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ा होगा तो आपको एक लॉजिक तो क्लियर होगा। माना आपने 2 लाख शेयर इशू किए थे, बट बिके तो आपके 1,98,000 शेयर ही, एप्लीकेशन 198 के। तो जो आपको फंड रिसीव होगा, कंपनी को जो फंड मिलेगा वो 2 लाख शेयर का मिलेगा कि 1,98,000 का? तो जब बिके ही 198 है तो अमाउंट भी 198 का ही आएगा, बिल्कुल ठीक। द अमाउंट वाज पेबल एप्लीकेशन पे, वही इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट है, पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन 3, 4 ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपए अलॉटमेंट पे है, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, और बाकी जो बच गया है वो फर्स्ट कॉल पे। बाकी कितना बच गया भाई, टोटल शेयर की फेस वैल्यू है 10, किस पे इशू किया कुछ मेंशन नहीं है, दैट मींस एट पार इशू किया, एट पार का मतलब फेस वैल्यू पे इशू किया है 10 रुपए पर। 10 में से 3 एप्लीकेशन पे आपने ले ली, 4 अलॉटमेंट पे ले ली, तो बचा कितना फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए। तो फर्स्ट कॉल आपका कितने का हो गया, 3 रुपीस का हो चुका है। तो एप्लीकेशन है आपकी 3 की, अलॉटमेंट है आपका 4 रुपीस का, और फर्स्ट कॉल ही आपकी फाइनल कॉल है, आखिरी कॉल है, तो रिमेनिंग बचा हुआ 3 रुपीस यहाँ रहेगा। इस तरीके से ये टोटल फेस वैल्यू रहेगी आपकी 10 रुपीस। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if a shareholder holding 3,000 share has defaulted on first call। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3,000 शेयर है, has defaulted on first call, उसने फर्स्ट कॉल का क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट आया, ठीक है, देख लेते हैं अमाउंट आया तो। सबसे पहले देखो अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू होता कितना, तो फर्स्ट कॉल आपकी है 3 रुपीस की। अब कुछ बच्चे यहाँ करेंगे 2 लाख से इंटू, क्या आपके 2 लाख शेयर सेल आउट हुए हैं, बिके हैं, एप्लीकेशन आई है, बिल्कुल नहीं। कितने की एप्लीकेशन आई है, 1,98,000 शेयर की आपके पास क्या ये डिमांड आई है। अब 1,98,000 को अगर मैं यहाँ पर देखो, ये है 1,98,000, इसको 3 से इंटू कर देते हैं। ये कुछ आ रहा है 594 और 3 जीरो है, 3 ही लगा, ठीक है। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल पे 5,94,000 रुपीज आपको मिलना चाहिए था, बट क्या सबने पेमेंट किया है, नहीं, शायद एक ने नहीं किया। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 शेयर हैज डिफॉल्टेड, उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। जब कोई शेयर होल्डर अपनी कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो उसे बोला जाता है कॉल्स इन अरियर। तो उस शेयर होल्डर ने क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल। कितने शेयर थे उसके पास, तो इन्होंने बोला 3,000 शेयर थे, ठीक है, 3,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल सीखा है, ये हो गया 9,000। दैट मीन्स उसने 9,000 का पेमेंट नहीं किया। क्वेश्चन क्या पूछा, उसने कितना पेमेंट नहीं किया वो नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव कितना हुआ। तो देखो ड्यू किया था 5,94,000, उसमें से अरियर कितना हो गया, बकाया कितना हो गया 9,000 रुपीज, 594 में से 9 उड़ाओ तो ये आता है कुछ 5,85,000, 5,85,000 बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 5,85,000। इजी है शायद, आगे कंटिन्यू कर। फिफ्थ थोड़ा थियोरेटिकल, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट किस सीक्वेंस में होता है, पहले कौन सा होता है बाद में कौन सा होता है, इस तरीके से आपको, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है फोर फीचर ऑफ शेयर, आपने शेयर फोरफिट कर, देखते हैं। सेकंड डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, शेयर होल्डर ने कोई कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। रीइश्यू ऑफ शेयर, शेयर को हमने वापस से रीइश्यू कर दिया किसी और को,
और फोर्थ होता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। सबसे पहले क्या करता है शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट, वो करेगा कुछ डिफॉल्ट यानी कि वो पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। जब वो पेमेंट नहीं करेगा तो हम उसके शेयर क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फोरफिचर, ये हो गया आपका सेकंड सीक्वेंस। जब आपने उसके शेयर फोरफिट कर लिए तो क्या करोगे, अब आप किसी थर्ड पार्टी को बेच दोगे, रीशू कर दोगे, जिसे टॉपिक बोलते हैं रीशो ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो थर्ड होता है आपका रीशो ऑफ फोरफिटेड शेयर। और जब आप फोरफिटेड शेयर को रीशू करते हो तो उसमें कई बार आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है। वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, ज्यादा में बेच दिया आपने, कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट जितने भी होते हैं वो एक रिजर्व में ट्रांसफर होते हैं, दैट इज कैपिटल। तो रीशू के बाद ही डिसाइड होगा। तो ये एक्चुअल में भी फोर्थ और वैसे भी फोर्थ। तो ये इसका सही सीक्वेंस है, सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो देखते हैं, ये तो फर्स्ट से स्टार्ट, पहला गलत हो गया। फिर ये बोल रहा है सेकंड और फोर्थ पहले डिफॉल्ट करेंगे और फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर बोल रहा है पहले डिफॉल्ट होगा, फिर फोरफीचर होगा, बिल्कुल ठीक है, फिर इशू होगा, बिल्कुल। तो आपका सी ऑप्शन हो चुका है परफेक्ट। डी में बोल रहा है थर्ड पॉइंट पहले ले रहा है, बोल रहा है पहले रीइशू करो। अरे रीइशू करने के लिए पहले फोरफिट तो करो। तो ये भी हो गया रॉन्ग। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका सी। इजी है शायद, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण एंड विजय पार्टनर एक फॉर्म में शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 5:1। 5:1 में अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट आपके सामने है। बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, कंप्लीट बैलेंस शीट न्यूज का एक सिंपली पार्ट है। उसमें मशीनरी आपको नजर आ रही है कितने की, 40,000। अब ये बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है कितनी, 40,000, इज ओवर वैल्यूड बाय 33 1/3%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये ओवर वैल्यूड का मतलब, ओवर वैल्यूड का मतलब है आपने मशीनरी की जो प्राइस बैलेंस शीट में शो कर रखी है वो ओवर शो कर रखी है, ज्यादा शो कर। अभी अगर मैं आपको अमाउंट वाइज बोलता तो बहुत इजी लगता, मैं बोलता कि आपकी जो मशीनरी वो 5,000 ओवर वैल्यूड है, 5,000 रुपए आपने क्या कर रखा है, उसको ओवर दिखा रखा है। तो अब आप उसको क्या करोगे, 5,000 रिड्यूस करोगे तो 35,000 की बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो वो आपसे ये पूछा है कि आप बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में मशीनरी कितने की शो कर रहे हैं। अब कितने की शो करें उसके लिए डिपेंड आपको ये 33 1/3% का कंसेप्ट समझना, ठीक है। पहले मैं आपको परसेंटेज वाइज, सिंपल परसेंटेज वाइज कुछ समझाता हूँ। सपोज बुक में जो वैल्यू है, बुक वैल्यू ज्यादा डार्क हो गया, ठीक है। अभी बुक वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 40,000, ठीक है। अब अगर ऐसी लैंग्वेज आती, समझाने के लिए कंसेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए, आगे की किसी भी क्वेश्चन में आपको, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में देता हूँ उसको। अगर लैंग्वेज आती मशीनरी इज ओवर वैल्यूड, मशीनरी क्या हो रखी है, ओवर वैल्यूड हो रखी है बाय, सपोज ये बोल दिया इसने 25%, मशीनरी ओवर वैल्यूड है बाय 25%। परसेंटेज कितने पे कैलकुलेट होता है, 100 पर। तो कोई चीज 100% पे ही शो करनी चाहिए, जितनी है एक्चुअल प्राइस उसे उतने पे ही शो करना चाहिए, लेकिन आपने तो उसको 25% ओवर वैल्यू कर रखा है। दैट मीन्स आपने कितने पे शो कर रखा है, 125% पे शो कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर 40,000 125% के इक्वल है, तो जैसे ही आप इसको 125% से डिवाइड करोगे तो आपकी 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 40,000 में कितना परसेंट है, 125%। तो 40,000 को 125% से डिवाइड करोगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नहीं, हमें तो इसकी एक्चुअल प्राइस यानी कि इसकी 100% वाली वैल्यू बताइए। तो जैसे ही आपने ये डिवाइड किया, 1% की वैल्यू आ जाएगी।
और जब 1% की वैल्यू आ जाएगी तो उसको इंटू 100 कर दोगे तो आपको उसकी एक्चुअल प्राइस 100% प्राइस पता चलता है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। 25 से कट करते हैं। तो अब हम बैलेंस शीट में कितना दिखा देंगे, 32,000 रुपीज शो कर देंगे। ठीक है, ये कब था, ये कैसे सॉल्व करेंगे, जब ओवर वैल्यूड बोला है तो जितना ओवर वैल्यूड बोला है 100 में उतना परसेंटेज प्लस करके डिवाइड कर दीजिए, 1% की वैल्यू निकालिए इंटू 1। अच्छा, अगर यहाँ पर ये ना आता और ये बोलता मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय सपोज 20%, अगर ये बोला होता तो आप क्या करते, परसेंटेज ऑफ 100 पे कैलकुलेट करते हैं। वो बोल रहा है कि आपने क्या कर रखा है, उसको 20% अंडर वैल्यू कर रखा है, 20% अंडर वैल्यू कर रखा है, इसका मतलब आपने एसेट को किस प्राइस पे दिखा रखा है, सिर्फ 80% पे शो कर रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कैसे करेंगे, 40,000 आज 80% के इक्वल है तो डिवाइड बाई 80, 80 से डिवाइड करते 1% की वैल्यू होगी, 1% की आगे इंटू 100 कर दो, एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, 20 से काट देते हैं 50,000 रुपीज, तो वो कितने की हो गई, उसकी एक्चुअल प्राइस 50 थी, आपने उसको अंडर वैल्यू करके 40 पे दिखा। तो इस तरीके से हम अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड में कन्वर्ट। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ परसेंटेज जो दी वो क्या दी, 33 1/3%। अब या तो आप 33 1/3%, जिसको आप 33.33% भी बोल सकते हो, तो अब आप क्या करेंगे, 100 ओवर वैल्यूड कर रखा है इसलिए प्लस कर दो 33.33, दैट मींस हो गया 133.33। तो अब आप क्या बोलेंगे कि सर 40,000 दिखा रखा है जो कि 133.33% है और हमें उसको 100% में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ जाके थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ये पॉइंट की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में कैलकुलेशन चली जाएगी। इससे बढ़िया क्या कर सकते हैं, 33 1/3, इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, 33 को 3 से इंटू करते हैं और प्लस कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3। साथ में परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का जब भी साइन होता है तो आप 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो काफी हद तक लोगों को पता होगा कि 33 1/3 को हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, 1/3 बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया किसमें कन्वर्ट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये हो चुका है कन्वर्ट किसमें, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने पे कैलकुलेट होते हैं, तो फ्रैक्शन कैलकुलेट होते हैं आपके 1 के ऊपर। ठीक है, तो 1 में से 1, तो आपका एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 1, आपने उसको 1/3 ज्यादा दिखा रखा है, तो 1 प्लस 1/3 कितना होता है, आता होगा आपको ऐड करना है, एलसीएम ले लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, 1 का 3 में जाएगा 3 प्लस 1 4/3, यानी आपने एक्चुअल में उस एसेट को 4/3 दिखा रखा है। अब कैसे कन्वर्ट करना है वो देखिए, 40,000 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 4/3 से। अब 4/3, अब बाय 3 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा, बस ये कर दीजिए, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,000। तो जो आपका जो क्वेश्चन है, क्या है वो आपका क्वेश्चन, if the value of machinery reflected in the balance sheet is overvalued by 33 1/3, find out the value of machinery to be shown in the new balance sheet। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको समझाया, वापस से देख लीजिए एक बार। 40,000 है, कितना, 4/3, 4/3 मैंने निकालना बताया, तो अगर मैं 4/3 से डिवाइड करूंगा 4, और ये जो बाय 3 है ये ऊपर चला जाएगा इनटू में, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ गई वैल्यू इसकी कितनी, 30,000, यानी हमने उस मशीनरी को 10,000 रुपीज ज्यादा दिखा रखा है। अब आप चाहें तो क्रॉस चेक कर भी सकते हो, 30,000 का 1/3 निकालो, 10,000 रुपए ज्यादा दिखा रखा है आपने, 30 प्लस 10 आपने कितना दिखा रखा है, 40,000।
तो वो आपसे क्या बोल रहा है कि नई बैलेंस शीट में किस प्राइस पे दिखाएंगे, हम उसको उसकी एक्चुअल प्राइस के ऊपर लेके आ जाएंगे, दैट मीन्स 30,000 रुपीज। समझ में आ गया होगा शायद यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा 6 भी कंप्लीट। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी। इनमें से कौन सा सैलरी के रिगार्डिंग सही है, और सैलरी कौन सी टू अ पार्टनर, जब हम एक पार्टनर को सैलरी देते हैं, when the firm maintains fluctuating capital अकाउंट, जब फर्म ने कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रखा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब ये फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, याद है आप लोगों को? चलिए इससे रिलेटेड भी एक मैं आपको कंसेप्ट याद दिला देता हूँ, शॉर्ट में लेता हूँ। मेथड्स किस बात के, कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड कौन कौन से हैं? तो कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, एक बनता है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड से, एक बनता है आपका फिक्स मेथड से। आपको बनाने हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स। फ्लक्चुएटिंग नाम से समझ में आ रहा है कि आप कैपिटल अकाउंट में कैपिटल तो शो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप चाहें तो सैलरी भी इसमें शो कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ शो कर सकते हैं, कमीशन भी यहाँ शो कर सकते हैं, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी आप यहाँ शो कर सकते हैं, ड्राइंग भी आप यहाँ शो कर सकते हैं, और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ शो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, फ्लक्चुएट हो जाएगी, क्योंकि सैलरी प्लस होगी, आईओसी प्लस होगा, कमीशन प्लस होगा, प्रॉफिट प्लस होगा, ड्राइंग आप कैपिटल से हटाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी कैपिटल से हटाया जाएगा, तो आपकी कैपिटल चेंज हो जाएगी, फ्लक्चुएट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तो एक तो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलता है कि नहीं, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल में एडिशनल कैपिटल होगा तो भी दिखा देंगे, आप एडिशनल कैपिटल दिखा देंगे। अगर आपने कैपिटल को परमानेंट विड्रॉ किया है तो परमानेंट विड्रॉ भी आप यहाँ दिखा देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फिर बाकी चीजें कहाँ दिखाएंगे, तो उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बाकी चीजें लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कहाँ दिखाने पड़ेंगे आपको, करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट पहले तो कौन से केसेस में बनता है, तो फिक्स कैपिटल मेथड के केस में बनता है। बनाने का तरीका सिंपल सा रूल याद दिला देता हूँ मैं आप लोगों को, जो भी चीज आपके बैलेंस को इंक्रीज कर रही है, अब बैलेंस या तो कैपिटल का होगा या करंट का होगा। कैपिटल का कब होगा, जब फ्लक्चुएटिंग है, और करंट का कब होगा, जब कैपिटल फिक्स्ड है। तो जब भी बैलेंस आपका इंक्रीज होता है तो आप वो आइटम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और जब भी बैलेंस कैपिटल का या करंट अकाउंट का डिक्रीज होता है तो आप कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको रिप्लाई करना है। तो देखें क्या बोल रहा है कि सैलरी आप कहाँ शो करेंगे अगर फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है तो एक तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। अच्छा, आप लोगों ने एक अकाउंट और सीखा होगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या था पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्टकट में याद दिला देता हूँ। एक अकाउंट बनाना पड़ता है आपको, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने 11th में ट्रेडिंग पी&एल और उसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाई थी। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनता है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉमिनल का अकाउंट है। जो आपका नेट प्रॉफिट आया था वो नेट प्रॉफिट आप सबसे पहले यहाँ दिखा देते हैं, प्रॉफिट पी&एल अकाउंट से आता है, ये नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है, लाइक पार्टनर को सैलरी देना है तो एक्सपेंस है, फर्म के लिए डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। कमीशन देना है, डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है इसलिए क्रेडिट में जाती है। तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो फर्म पे कर रही है, सैलरी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम। अब वो आपसे क्वेश्चन में सैलरी पूछा, तो सैलरी आप कहाँ शो करते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एक तो डेबिट साइड और दूसरा
सैलरी और कहाँ जाती है? अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में सैलरी आपकी कैपिटल को बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है, और जो भी चीज कैपिटल को इंक्रीज करती है वो कहा जाती है क्रेडिट। बस यही इसका आंसर था। ये बिल्कुल गलत हो गया आपका पहला वाला ऑप्शन। क्यों गलत हो गया? लोन से तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या हम पार्टनर की सैलरी को पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। पीएनएल अकाउंट में सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जाते हैं, और जो अप्रोप्रिएशन होते हैं वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। ये गलत हो गया। ये बोल रहा है डेबिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहली बात तो बिल्कुल सही है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं वो ठीक है, लेकिन क्रेडिट क्रेडिट भी करते हैं वो भी ठीक है, बट क्या बोल गया उसने? करंट अकाउंट बोल दिया। करंट अकाउंट में क्या हम फ्लक्चुएटिंग के केस में करंट अकाउंट बनाते हैं? बिल्कुल नहीं बनाते, तो ये भी हो गया आपका गलत। डेबिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल ठीक है, एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला ऑप्शन आपका हो गया सही, क्योंकि फिक्स्ड है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड होता है, सेम क्वेश्चन होता और यहाँ फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स्ड बोल देता, उस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता वो सही होता। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 7th। आगे मूव करते हैं। 8th, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जब भी आपका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, खत्म हो रहा है और एक नया एग्रीमेंट बन रहा है, वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कब कब होता है? इसके केसेस पूछे जा सकते हैं। कब कब होता है? एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, चेंज इन प्रोफेशन के केस में। तो बोल रहा है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल लीड टू। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना ही आप भूल गए थे, अब आपको उसको रिकॉर्ड करना है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट होती तो आपको अच्छा लगता, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, बट आपने तो एक लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं कर रखा। अब आप उस लाइबिलिटी को जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन में आएगा। रिवैल्यूएशन में आने की वजह से पार्टनर को लॉस होगा। कौन से पार्टनर को लॉस होगा? तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल लीड टू गेन। कैसे गेन होगा? नहीं, गेन तो हो ही नहीं सकता। लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिल्कुल, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। अब इन्होंने वर्ड यूज दिया एग्जिस्टिंग, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये एडमिशन हो, एडमिशन में एग्जिस्टिंग पार्टनर ही ओल्ड होते हैं, नया तो नया पार्टनर है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे आप? सभी पार्टनर ओल्ड थे, सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट में ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर होके जा रहा है, लेकिन सी था तो ओल्ड पार्टनर, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर तो था, उसको भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तो माइंडसेट कीजिए, हमेशा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर रेशियो में होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉस टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें। गेन भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। ये भी गलत है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, 9th के ऊपर चलते हैं। 9th क्या बोल रहा है आपको? EFG पार्टनर एक फर्म में शेयर प्रॉफिट करें द रेशियो ऑफ 3:3:2 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000। जो जी पार्टनर है, ये थर्ड वाला जिसका शेयर है आपका 2/8, उसको मिनिमम 80,000 गारंटी वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा। मिनिमम गारंटी दे दी जाती है कि चाहे से प्रॉफिट हो लॉस, आपको 80,000 जरूर मिलेगा। एंड एनी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अगर उसके 80,000 में कुछ भी डेफिशिएंसी रहती है, कमी रह जाती है ऑन दिस अकाउंट, इज टू बी पर्सनली बॉन्ड बाय ई। वो कौन झेलेगा, कौन बॉन्ड करने वाला है? वो ई बॉन्ड कर। तो ये गारंटी किसने किसको दी है? गारंटी ई ने जी को दी है, एफ को कोई मतलब नहीं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू रुपीस 3,12,000। 3,12,000 का प्रॉफिट है। वो आपसे पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉन्ड बाय ई। ई को कितनी डेफिशिएंसी बॉन्ड करनी पड़ेगी? तो ई को उतनी डेफिशिएंसी बॉन्ड करनी पड़ेगी जितना जी के 80,000 में शॉर्ट पड़ेगा। तो पहले तो चेक करते हैं, हो सकता है शॉर्ट पड़ेगा तो कुछ भी ना देना पड़े। तो 3,12,000 रुपीज आपकी फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट में सबसे पहले आप वही उसी पार्टनर का चेक करो जिसको गारंटी मिली है, उसका शेयर है 2/8। जैसे ही आपने इसका 2/8 किया,
ये आता है कुछ 78,000 रुपीज। तो जी को मिल कितना रहा है 78, और उसको मिनिमम गारंटी कितने की थी 80। कितना शॉर्ट रह गया, कितने की डेफिशिएंसी रह गई 2000 की। वो डेफिशिएंसी कौन झेलने वाला, ई। ये आ गया आंसर डी, 2000 रुपीज। इजी है शायद, आगे कंटिन्यू करता हूँ। 10th, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000। अब कुछ लोगों को अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं पता है तो उनके लिए एक बार मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कई बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आपको एक रिजर्व दिख सकता है, दैट इज WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाम से समझ में आना चाहिए, वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए जो आपने रिजर्व बनाया। क्यों देना है कंपनसेशन? हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे काम करते वक्त किसी एम्प्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में वो इंजर्ड भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसके इलाज का जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा या उसके फैमिली को कंपनसेशन देने के लिए जो पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपने पहले से एक रिजर्व बना रखा है, एक सेविंग बना रखी है, एक गुल्लक बना रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी इन्होंने जो लिया अपन वही वाला देख लेते हैं। कितना बताया उन्होंने, 40,000 रुपीज। 40,000, ठीक है, 40,000 रुपए आपके पास क्या दे रखा है, रिजर्व दे रखा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एडमिशन या ऐसा कुछ बोला, रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन, एक नया पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जो भी सेविंग्स होती हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ने की होती हैं, नए पार्टनर को उसमें कोई राइट नहीं होता। ठीक है, पहला पॉइंट। तो अब इन्होंने बोला है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, किसी वर्कर के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसको क्लेम देना है कितना, 45। अब समझो ढंग से, अलग अलग केस करा था। सपोज ओल्ड पार्टनर थे ए एंड बी, रेशियो था 3:2। सी एंटर हो रहा है सपोज 1/5 शेयर के लिए। जिस दिन आया उस दिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 40,000। और नो इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन। किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सपोज क्या करें, क्या ये रिजर्व या सेविंग सी की भी है, बिल्कुल नहीं है। किसकी है, ए और बी ने अपने प्रॉफिट को कम लेकर कुछ शेयर रिजर्व में सेव किया है। तो अल्टीमेटली सेविंग किसकी है, ए और बी की। रिजर्व है, जब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इस केस में अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, इस केस में पहली आपकी जो एंट्री बनेगी, WCR रिजर्व है, रिजर्व लायबिलिटी, लायबिलिटी से हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, उसको तो कर देंगे डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। डिस्ट्रीब्यूट होगा हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 40,000 जैसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 8 और ये हो गया शायद 24 एंड 16,000। ऐसा कब करेंगे, जब कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर वो सेकंड पॉइंट आपको या सेकंड सिचुएशन ले रहा हूँ, उसमें अगर उसने बोल दिया कि नहीं क्लेम है, कितने का क्लेम है, 10,000 का। पार्टनर्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है, 40,000 रुपीज का रिजर्व है, 10,000 का क्लेम है, 10,000 दे देंगे। एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपका कंप्लीट क्लोज हो जाएगा, 40,000 से डेबिट हो जाएगा। उसमें से 10,000 रुपीज आपकी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसे बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी बोल सकते हैं। 10,000 बच गया, कितने, 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन ए एंड बी। 30,000 को आप 3:2 में जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3/5 एंड 2/5, क्या आ जाएगा, 18,000 एंड 12,000। तो ये आपने कब किया, जब क्लेम का अमाउंट क्या है, कम है और रिजर्व ज्यादा है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो तो कुछ और ही बोल रहा है। थर्ड केस, उन्होंने क्लेम कितने का दे दिया आपको, 45,000 का। आपके पास अवेलेबल कितना है, 40,000। तो अब ये जो एक्स्ट्रा 5,000 का लॉस हो रहा है, ये भी कौन झेलेगा, रिवैल्यूएशन की वजह से कोई भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में झेलना पड़ता है। अब एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो कंप्लीट क्लोज हो जाएगा कितने से, 40,000 से। 5,000 रुपीज आपका लॉस है, लॉस डेबिट होते हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो भी एसेट और लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं, जो भी लॉस होते हैं, वो आप कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं।
तो अल्टीमेटली आपकी लायबिलिटी कितनी हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया, वो हो गया 45,000 रुपीज का। तो ये 3 सिचुएशन हो सकती है, इसमें से थर्ड सिचुएशन इन्होंने आपको दी है, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है आपको बैलेंस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 40 और क्लेम है 45,000 का, क्या एंट्री बनेगी। पहले में बोल रहा है 45,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा 45,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है तो कैपिटल रिड्यूस होता है, पूरा 45,000 का लॉस थोड़ी हो रहा है पार्टनर्स को, नहीं हो रहा, गलत है। 40,000 बोल रहे हैं रिवॉल्यूशन में डाल दो, क्यों डाल दो भाई रिवॉल्यूशन में, हमारे पास रिजर्व में 40 है, हमें 45 पे करने हैं, 40 का अरेंजमेंट है, सिर्फ 5,000 का ही तो लॉस हो रहा है रिवॉल्यूशन में, ये भी गलत है। बोलो 5,000 डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, 5,000 रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट में, रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लॉस आते हैं, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लॉस ही हो रहा है, 40 की जगह 45 पे करने लॉस है, बिल्कुल सही है, डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिट में कैसे जा सकता है, कोई फायदा हो रहा है हमको, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये भी हो गया आपका पॉइंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीद है समझ में आया होगा। बीच बीच में मैं आप लोगों को ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने शायद पढ़ा ही नहीं होगा, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ा है बट भूल गए हैं, तो रिकॉल कराने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं 11th, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब डीड आपकी क्या होती है, साइलेंट होती है, अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय हिम टू द फर्म एट अ रेट ऑफ, पहली बात एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड साइलेंट है, रूल याद है गलती से किसी को, देख लेते हैं क्या रूल है उसके। जब डीड साइलेंट होती है, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती है, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलता है, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहते हैं, जितने भी पार्टनर होंगे उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंफ्यूज करता है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लोन है, एडिशनल कैपिटल की बात नहीं चल रही, लोन की बात चल रही, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और डीड नहीं है, तो उस केस में आप उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे ही करेंगे, वेदर प्रॉफिट और लॉस, इसलिए हम इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो चीज कंपलसरी होता है पे करना वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये सब क्या है, सैलरी इंटरेस्ट कैपिटल कमीशन, ये प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये सब होते हैं आपके एप्रोप्रिएशन। तो पॉइंट ये है कि 6% रेट किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए। आप क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब डीड नहीं है, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल, बोल रहा है, वो लोन नहीं बोल रहा है, जो उसने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा। तो ए ऑप्शन बोल रहा है 6% पर एनम ऑन देयर एडिशनल कैपिटल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, गलत हो गया, जब डीड ही नहीं है तो दिया ही नहीं जाता, प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये 10% बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, 12% बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल, ये सही है। हाँ, अगर लोन होता कि उसने लोन प्रोवाइड किया है तो आपका जवाब होता 6% पर एनम से, और वो भी वेदर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। आई थिंक सो समझ में आया होगा। 12th देखते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब अब क्लियर हो चुका होगा, जब भी आपका एग्रीमेंट में चेंजेस आने, तो रिवैल्यूएशन जरूरी है, इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर, जो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ इनका मतलब है जो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ नजर आ रही है,
बैलेंस शीट में जो नजर आ रही है उस वैल्यू में और एसेट की मार्केट वैल्यू में जब डिफरेंस होता है उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू जो बात कर रहे हैं, जो बुक्स में प्रेजेंट हो रही है वो है प्रेजेंट वैल्यू, और जो मार्केट प्राइस है उन दोनों में अगर डिफरेंस होता है तो आपको क्या बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केट वैल्यू। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। 13th, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म इज ₹8 लाख, आपने बिजनेस में 8 लाख रुपए एवरेजली इन्वेस्ट किया है। एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, आपने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया 1,80,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, देन वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज। अब इसके लिए आपको याद होगा चेंज इन प्रॉफिटिंग रेशियो में आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम का एक टॉपिक पढ़ा है। अलग अलग मेथड है गुडविल वैल्यूएशन के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ जो बात चल रही है कैपिटलाइजेशन मेथड की, शॉर्टकट में एक हिंट देता हूँ। सपोज आपने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, सपोज 10 लाख, और ऐसे बिजनेस में जिसकी NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी उस बिजनेस से आपको एक्सपेक्टेशन कितनी है। और ये कहाँ से पता चलता है, ये जनरल ट्रेंड होता है, मार्केट से पता चलता है कि भाई क्लोथ के बिजनेस में क्या मार्जिन रेट होता है, मिल्क के बिजनेस में क्या होता है, फूड में आपका कितना मार्जिन होता है, मेडिसिन में कितना मार्जिन होता है। तो हर एक बिजनेस का कुछ मार्जिन एक रेट होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। मतलब क्या, यानी कि अगर आप 10 लाख रुपीस उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, दैट मीन्स आप उस बिजनेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, प्रॉफिट 2 लाख से कम भी हो सकता है। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मैंने आपको कैपिटल दी और NRR दी तो आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे जा सकते हैं। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं, मैं आपको बोलूं कि मेरा एवरेज प्रॉफिट कमा लिया, मैंने प्रॉफिट बता दिया कि प्रॉफिट है मेरा कितना, 2 लाख रुपए किस बिजनेस से जिसकी NRR 10% है। अब मैं आपसे, या 10 क्या 20 कर लेते हैं, 20 दिया था हमने, जिसकी NRR कितनी है 20%। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि बताओ कि उस बिजनेस में जिसकी NRR 20% है और उससे आप अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। पहले क्या था, कैपिटल था इनटू NRR किया तो प्रॉफिट पर पहुंच गए। इस बार प्रॉफिट है तो क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल लगाना चाहिए था। 2 लाख रुपीस का आपको प्रॉफिट कमाना है किस बिजनेस से जिसकी रेट है 20%। तो अगर मैं इसको 100/20 कर दूं, ये आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल हो, NRR हो, प्रॉफिट पता लगा लो, प्रॉफिट हो, NRR हो, 100/NRR करके, 100/NRR करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में बताया आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 1,80,000। तो अगर आपने 1,80,000 रुपीज कमा लिया है, ठीक है जी, कमा लिया, अच्छी बात है, 1,80,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया किस बिजनेस से जिसकी NRR कितनी है 10%। तो 100/10 करके पहले तो ये पता लगाओ कि कोई और हमारी जगह इस बिजनेस को रन कर रहा होता तो उसे इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ता। उसे इन्वेस्ट करना पड़ता 18 लाख। कितना अर्न करने के लिए, 1,80,000। देख लो ना, अगर आपको देखने का, आप डायरेक्ट देखने वाले, 18 लाख अगर आपकी कैपिटल है, NRR 10% है, तो कितना कमा लोगे, 1,80,000।
तो यही तो हमने यहाँ किया है कि 180 हम कमा चुके हैं, हम बस चेक करना चाहते हैं कि कोई और होता तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करता। 80 लाख, इतनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, लेकिन हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है? हमने तो भाई 8 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर रखे हैं, जबकि आम जनता कोई और होता तो 18 लाख लगाता। यानी कि हमने कितने रुपए कम लगा रखे हैं? 10 लाख रुपए हमने शॉर्ट लगा रखे हैं। क्यों? हमारी रेपुटेशन इतनी है मार्केट में, गुडविल इतनी है मार्केट में कि हमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। कस्टमर बहुत ज्यादा है, सेल ज्यादा है, प्रॉफिट अपने आप कमा रहे हैं। ठीक है, तो कितनी कैपिटल लगनी चाहिए थी और कितनी कैपिटल एक्चुअल में लगा रखी है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपकी क्या होती है? गुडविल होती है। तो क्वेश्चन में यही बोला है, गुडविल निकालनी है एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल आ चुकी है 10 लाख, 10 लाख। तो क्या करना होता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, फिर भी बता देता हूँ मैं। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय NRR करके आप क्या फाइंड आउट करेंगे? आप फाइंड आउट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आप माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने एक्चुअल में कितना कैपिटल लगा रखा है। अगर ये डिफरेंस आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो जो डिफरेंस है वो आपकी क्या होगी? गुडविल होगी। ठीक है, ऐसा हुआ था 18 लाख माइनस 8, 10 लाख रुपीज आपका क्या हो गया? गुडविल। इजी है शायद। आगे कंटिन्यू करते हैं, 14 पे मूव करते हैं। In which of the following situation Companies Act 2013 allows for issue of share at discount? शेयर डिस्काउंट पे कब इशू हो सकते हैं? थ्योरेटिकल है, आपने पढ़ा है। वैसे तो हम पब्लिक को जब इशू करते हैं एट पार या एट प्रीमियम इशू करते हैं। डिस्काउंट अलाउड नहीं, कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया, आप नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, डिस्काउंट पे कब कर सकते हैं? तो क्या हम वेंडर्स को देते हो? वेंडर्स जिनसे हमने शायद कोई सर्विस लिए या कोई एसेट परचेज की, उनको हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, नहीं हो सकता। पब्लिक को नहीं दे सकते। अब ये बिल्कुल सही है इसका, इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को या अपने डायरेक्टर्स को शेयर्स इशू कर रही है, तो वहां एक ऑप्शन गिवन है कि ठीक है, चॉइस है आपके पास, आप चाहे तो अपने एम्प्लॉयज को कुछ कम में शेयर इशू कर सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका शेयर इशू एज स्वेट इक्विटी शेयर। जब आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, आगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपका एग्जाम में मिलेगा, कंफर्म है ये मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो सेम क्वेश्चन ही आएगा लेकिन इस टॉपिक का क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन 52 का। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। आपको यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52 में दे रखा है। आप अपनी जो भी आप राइटर की बुक फॉलो कर रहे हो, उस राइटर की बुक में जहां पे टॉपिक होगा शेयर इशूड एट प्रीमियम, वहां देखिएगा एक टॉपिक होगा उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एज पर सेक्शन 52(2). वो जरूर पढ़िएगा, उसमें 5 यूज दे रखे हैं, वो पांचों यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है आपके पास, जो शेयर आपने शायद 10 रुपए का 12 में बेचा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया जिसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, कहाँ का यूज ले सकते हैं? तो देखो कहाँ का यूज ले सकते हैं, पहले वो बता देते हैं। बोनस शेयर इशू करने में ले सकते हैं, डिस्काउंट, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, आपने सिक्योरिटीज को इशू किए, डिबेंचर्स तो डिस्काउंट पे इशू हो ही सकते हैं ना, उसका जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बिल्कुल ले सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब आपकी कंपनी फॉर्म हो रही थी तो उस समय आपके कुछ खर्चे हो गए होंगे, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो गए होंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज हो गए होंगे, रजिस्ट्रेशन के हो गए होंगे, वो सारे एक्सपेंस जो है उनको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज ले सकते हैं। उसके अलावा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का फ्यूचर में जाके आपको क्या करना होगा? रिडम्पशन करना होगा। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपे करना। तो अगर उनको आप प्रीमियम पे रिडम्पशन प्रॉमिस किया, आपने बोला था आप हमें 100 दो, हम आपको 110 देंगे, तो जो 10 रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो प्रीमियम पे करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज ले सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल होता है आपका बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। अगर कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर मार्केट से परचेज कर रही है, जिसे बोलते हैं बायबैक, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज लिया जा सकता है। बस ये 5 यूजेस है। उसके अलावा तो यहाँ पर जो आपका, तो ये इन्होंने क्या पूछा था आपसे,
रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज, तो यहाँ तो कर सकते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि वो कैन नॉट बी यूटिलाइज पूछ रहा है। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये भी आंसर है। लेकिन आप अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं। कैपिटल लॉसेस क्या होता है? आपने कोई एसेट बेचा, उसके ऊपर आपको लॉस हो गया, तो एसेट बेचना रेगुलर बेसिस का काम नहीं, कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन कह रहा हूँ, जरूर चेक कर लीजिएगा। 16 बोल रहा है नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। अब ये क्या है, इसके लिए अगेन थोड़ा सा टॉपिक याद दिलाना पड़ेगा मेरे को आपको। सपोज आपने किसी फॉर्म की एसेट परचेज की है, आपने किसी रनिंग बिजनेस को परचेज किया जिसकी एसेट है कितने की, 10 लाख रुपीस की, साथ ही साथ में आपने उसकी लाइबिलिटी भी परचेज की है और लाइबिलिटी है 2 लाख की। तो आपको उसको पेमेंट करना कितना चाहिए? 10 लाख की उसकी एसेट ले ली, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी ले ली, तो आपको उसको नेट एसेट का पेमेंट करना चाहिए। नेट एसेट कितना है? 8 लाख रुपीस। अब क्या सिचुएशन हो सकती है कि जो आपकी डील फाइनल हुई, जिसे हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, वो या तो हो सकता है एग्जैक्ट 8 लाख में ही फाइनल हो जाए कि भाई 8 लाख रुपीस की नेट एसेट ले रहे हैं, 8 लाख रुपीस पेमेंट कर दीजिए, इस केस में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन ये भी हो सकता है जो आपका पीसी है, पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन, बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रेमचंद, प्रियंका चोपड़ा, पिगी जॉब्स, पर्सनल कंप्यूटर, कुछ अलग अलग नाम देते हैं। पीसी का मतलब है आपका परचेज कंसिडरेशन। तो अगर ये परचेज कंसिडरेशन सपोज 9 लाख पे फाइनल होता, तो आपने नेट एसेट लिए 8 लाख की, पेमेंट आप जो कर रहे हैं वो पेमेंट कर रहे हैं 9 लाख, 1 लाख रुपीस आपने किस बात के पे कर दिए? गुडविल के। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बना? आप परचेज कंसिडरेशन में से क्या माइनस कर देते हैं? नेट एसेट माइनस कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है? गुडविल आ जाता है। ठीक है, अच्छा, हो सकता है आपकी डील जो हुई है, परचेज कंसिडरेशन जो फाइनल हुआ है वो हो गया फाइनल 7 लाख। अब आपने एसेट सामने वाले की परचेज की 8 लाख की, लेकिन पेमेंट आप उसको कर रहे हो 7 लाख का, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट है। जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है? जब नेट एसेट ज्यादा हो और परचेज कंसिडरेशन कम पे फाइनल हुआ। तो जैसे ही आप नेट एसेट में से माइनस करेंगे परचेज कंसिडरेशन, तो आपका क्या आ जाता है? कैपिटल रिजर्व आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आया वो इससे रिलेटेड है, जो आपके पास क्वेश्चन आया है वो कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है, अब देखते हैं। नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। देखो अभी मैंने आपको कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला बताया। कैपिटल रिजर्व कब होगा? जब आपकी नेट एसेट ज्यादा होगी, किससे? परचेज कंसिडरेशन से। अब वो क्या बोल रहा है? नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। अब अगर मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, इसको इधर भेज दूं और इसको इधर लेके आ दूं, तो परचेज कंसिडरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। तो नेट एसेट में से जब कैपिटल रिजर्व हट जाता है तो क्या आता है? परचेज कंसिडरेशन। तो आंसर हो गया आपका ए, परचेज कंसिडरेशन। इजी, शायद समझ में आ गया होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे। 17 17 क्या बोल रहे हैं हमको? कल्कि और कुमुद पार्टनर एक फॉर्म में शेयर प्रॉफिट करें इन द रेशियो 5:3। 1 April 2021 they admitted कौस्तुभ एज अ न्यू पार्टनर और न्यू रेशियो दिया। आपके पास ओल्ड रेशियो है 5:3, आपके पास न्यू रेशियो है 3:1। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,60,000। पूरी फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है वो हुआ है 3,60,000। कौस्तुभ कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा है। अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिट कल्कि एंड कुमुद विल बी। ठीक है, याद दिला देता हूँ पहले। जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके आने से पुराने पार्टनर्स के शेयर कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सभी पार्टनर्स के रिड्यूस हो, लेकिन कुछ ना कुछ के जरूर। ठीक है, एक के तो एटलीस्ट जरूर, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में से कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। अब वो सबसे पहले सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना होता है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। अब अगर मैं कल की बात करूं, कल की ऐसे लिख देता अपन इसको। ठीक है, कल की का ओल्ड कितना था?
5/8। कल की का न्यू कितना हो गया 3/6। अब कुछ लोगों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है कि सर एलसीएम कैसे लें 8 और 6 का। कोई बात नहीं, 8 की टेबल आती, 8 1 जा 8। क्या 6 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता, छोड़ दो। 8 2 जा 16। क्या 6 की टेबल में 16 आता है? नहीं आता, छोड़ दो। 8 into 3 24। अब 24 ऐसा है जो 8 और 6 दोनों की टेबल में आता है, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 24। 8 का 24 में जाएगा 3 टाइम्स, 3 into 15 किया 5 किया तो 15 आ गया, और 6 into 24 ये आ गया 4 टाइम्स, 4 into 3 किया 12 आ गया। 3/24 ये आ गया आपका कल्कि का सैक्रिफाइस। कल्कि का आपने क्या फाइंड आउट कर लिया सैक्रिफाइस। जब कल्कि का फाइंड आउट कर लिया है तो दूसरी पार्टनर है कुमुद। कुमुद, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। कुमुद का ओल्ड था 3/8 और न्यू कितना हो चुका है? न्यू हो चुका है 2/6। 2/6 एल्शियम लेना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। 8 और 6 का एल्शियम आ गया 24। 8 का 24 में 3 टाइम्स, 3 into 3 9 माइनस 8 1/24 का सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया है 3:1। सबसे इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना एडमिशन के क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लेके आता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, देखो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की है कितनी 3,60,000। अब पूरी फर्म की गुडविल अगर गिवन है 3,60,000 रुपीज, यहाँ कहीं देख लेते हैं। पूरी फर्म की गुडविल है 3,60,000 और नया पार्टनर कॉस्टुप जो आ रहा है वो आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। 3 to 1 है तो उसका हो गया 1/6। 1/6 टोटल अमाउंट कितना लेके आ रहा है वो गुडविल के लिए 60,000। ये 60,000 किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? कल की और कुमुद में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल चुके हैं 3:1। तो 60,000 का जब आप करेंगे 3/4 और 1/4, 3/4 करोगे तो कल की का आ जाएगा अराउंड 45,000 और कुमुद का आ जाएगा 50,000। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी 45,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। यही पूछा था कि कल की और कुमुद को कितना अमाउंट क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज के लिए। सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर इन अ फॉर्म, रेशियो है 5:3:2। इफ श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट, श्रीनिकेतन कौन जो सेकंड वाला है उसका प्रॉफिट में शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000, तो सर्वेश का प्रॉफिट कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप लोग कौन से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आता है जिसका नाम क्या देते हैं हम? डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में अगर मेरे से कोई पूछे, अगर क्योंकि श्री निकेतन का उन्होंने दे रखा है, श्री निकेतन ऐसा लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो श्री निकेतन का शेयर में कैसे निकालता? डीपी इंटू, और श्री निकेतन का शेयर है 3, तो मैं करता 3/10, तो मेरा श्री निकेतन का शेयर आता है। और शेयर उन्होंने खुद ने श्री निकेतन का दे रखा है 1,50,000। तो अगर मेरे को श्री निकेतन का शेयर पता है तो मैं ये 3/10 इधर ले जाकर 10/3 करूंगा और पहले तो पूरी फॉर्म का प्रॉफिट पता लगाऊंगा। ये आ गया एक्चुअल में मेरा डीपी डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में मिसिंग था। अब एक बार डिविजिबल प्रॉफिट आ गया है आपका, क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सर्वेश कौन है? पहला वाला पार्टनर। पहले वाले पार्टनर का शेयर है 5/10, तो 5 लाख का आप कर देंगे 5/10, ये हो जाएगा 2,50,000। ऑप्शन हो जाएगा डी। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को कि मैं कंसेप्ट के साथ ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। तो नया पैटर्न है आप लोगों का एग्जाम का इस बार। पैटर्न में हमने पढ़ लिया भाई, पार्ट वाइज है क्वेश्चन, 3 पार्ट है। तीसरे पार्ट को तो इग्नोर कर दो, बचा गया पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट कंपलसरी है करनी ही,
सेकंड और थर्ड में से आपको एक चूज करना था, थर्ड हम करेंगे नहीं, सेकंड करेंगे। अब पार्ट फर्स्ट में भी इन्होंने सेक्शन वाइज बना दिए, तो पार्ट फर्स्ट में क्या था, 3 सेक्शन थे एबीसी। आज हमने क्या कर लिया है, इसका सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, 18 क्वेश्चन कर लिए। 18 में से माना आपको अटेम्प्ट कितने करने थे, 15 ही अटेम्प्ट करने थे, हमने 3 एक्स्ट्रा की। वो इसलिए सिर्फ मेरे को आपको हर एक क्वेश्चन समझाना है, वो आपको कौन सा छोड़ना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज हमने सैंपल पेपर के पार्ट फर्स्ट के सेक्शन ए का पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के जो भी सेक्शन है उनका पोस्टमार्टम, ठीक है। चलिए आज के लिए काफी है, मिलते हैं बहुत जल्दी अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंडा पर।